थैंक यू। तो आज जो है हम लोग बांग्लादेश की जनमत के बारे में देखेंगे। ठीक है, अभी बांग्लादेश में जो नई सरकार का गठन हुआ है, अब ये चूंकि नया टॉपिक आ गया है तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि करंट की दृष्टि से, और भारत का चूंकि ये पड़ोसी देश भी रहा है। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश। अब मोहम्मद यूनुस, यहाँ जो इसके पहले जो हेड थे वो मोहम्मद यूनुस थे। दिक्कत इस बात की नहीं थी, दिक्कत इस बात की थी कि ये आदमी जो है पाकिस्तान से करीबी बना रहा था, ये आदमी जो है पाकिस्तान से करीबी बना रहा था। और हम लोगों का जो मामला है, हम जो पाकिस्तान और चीन से जब कोई व्यक्ति करीबी बनाने लगता है तो ये बात ध्यान रखिए कि इस पे जो है पड़ोसी देश के बिजनेस पे प्रभाव पड़ता है। बेटा, पड़ोसी देश जो भी होते हैं उनके बिजनेस पे प्रभाव पड़ता है। देखिए, बांग्लादेश में संवैधानिक बदलाव, ठीक, चूंकि नई सरकार गठन हुआ है और जनमत का जो है इम्तिहान हो चुका है। सुधार पैकेज को व्यापक जन समर्थन मिलने के दावे, आधिकारिक घोषणा शेष है। द्विसदनीय संसद और केयर टेकर व्यवस्था को लेकर कानूनी संवैधानिक बहस तेज हो गई है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस देख रहे हैं अपना फायदा, ये वाला लाइन जो है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो था, ये आपको पता है कि मोहम्मद यूनुस के बारे में आप जानते ही होंगे कि इस आदमी ने बैंकिंग के सेक्टर में कितना बड़ा काम किया था, और इसको जो है शांति का पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार इसको मिल चुका है। तो सुधार पैकेज में केयरटेकर प्रणाली को पुनः स्थापित करने के बाद भी शामिल, जिसे पहले समाप्त कर दिया गया था। इस सरकार गठन सत्तारूढ़ मुख्य विपक्षी दूसरे विपक्षी दल की सहमति से होगा। इस सुधार में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को भी मान्यता दी गई है। वे अपनी विरासत को मजबूती करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं बांग्लादेश में आम चुनाव। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, एक्चुअली बेटा जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, इसको बोलते हैं बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जो है ऐतिहासिक जीत दर्ज की ली। अपने जन्म संग्राम में मिली जनादेश को लागू करने की जिम्मेदारी सामने है। अंतरिम सरकार, मैटर यह है बेटा कि जो चाइना था वो भी बांग्लादेश को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जो मोहम्मद यूनुस है पाकिस्तान समर्थक है, इसीलिए देखिए भारत के सारे रिश्ते, यहाँ तक कि अभी जो भारत बांग्लादेश का मैच हो रहा था वो भी हर तरीके से जो है बैन हो गया, और बांग्लादेश जो है पूरी तरीके से बाहर हो गया क्रिकेट से। ठीक है, तो जो मोहम्मद यूनुस है ना, ये पाकिस्तान के ऊपर, इसका पूरा ध्यान पूरी तरीके से नजदीक या पाकिस्तान पे है। देश इसको दिया किसने? हिंदुस्तान ने दिया। 1971 में इसका नाम किसने दिया? हिंदुस्तान ने दिया। वहां का राष्ट्रगान से लेकर राष्ट्रगीत तक सब हिंदुस्तानी व्यक्तियों ने लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जिस भी बिंदुओं पर बात हुई है, यहाँ तक कि चाइना, जैसे लिखा है कि यहाँ पे अंतरिम सरकार के जुलाई चार्टर 84 बिंदुओं पर अमल के लिए आम चुनाव के साथ ही जनमत संग्रह कराने की घोषणा की गई थी। जुलाई नेशनल चार्टर संशोधन डिप्लीमेंट आर्डर 2025 का उद्देश्य संविधान में व्यापक सुधार कर शासन व्यवस्था को तानाशाही से मुक्त करना था। ठीक है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना और संस्थाओं की जवाबदेही बढ़ाना बताया गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मतदाताओं के बहुमत सुधार पैकेज का समर्थन किया है। एक आकलन में करीब 73%, देखिए यहाँ पे जो 73% लोग हैं, जो 73% लोग हैं बेटा, वो किस पे गए? देखिए 73% जो लोग हैं वो जो है हाँ कहने की बात आई है। ठीक है, वो किसके पक्ष में गए हैं? सरकार के पक्ष में गए हैं। परिणाम अभी घोषित नहीं हुए। फिलहाल देश में संसदीय व्यवस्था कायम है, लेकिन जनमत संग्रह को मजबूरी मिलने पर संसद में उच्च सदन के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रस्ताव के तहत लगभग 100 सीटें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से आवंटित की जा सकती है, जो आम चुनाव में दलों को मिले मत प्रतिशत के आधार पर तय होंगी। भविष्य में किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए दोनों सदनों की मंजूरी के लिए 2/3 बहुमत अनिवार्य होगा। जरूरी होगा दोनों सदनों को 2/3 बहुमत। प्रस्तावित ढांचे में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने के भी सदनों में 2/3 बहुमत जरूर किया गया है। साथ ही निचले सदन में विपक्षी दल के सदस्य को उपाध्यक्ष बनाना अनिवार्य करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी किसी भी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करने से पहले दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होगी। अब तक 3 बार हो चुका है जनमत संग्रह। देखिए बांग्लादेश में 3 बार जनमत संग्रह हो चुका है। उससे पहले, सबसे पहले हुआ था बेटा 1977 में। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, बांग्लादेश का रिकॉर्ड है आज तक का कि वहां जितने भी प्रधानमंत्री बने सारी महिलाएं बनी है। ये दूसरी बार ये व्यक्ति बनने जा रहा है, जो है ये जो व्यक्ति बनने जा रहा है दूसरी बार बनने जा रहा है। इसमें अब तक जितने 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 भी प्राइम मिनिस्टर बने बेटा, उसमें सारी महिलाएं हैं बांग्लादेश में। इससे पहले 1977, 1985, 1991 में 3 बार जन्म संग्रह हो चुका है। 1977, 1985 के जन्म संग्रह सैन्य शासन के दौरान हुए थे, जबकि 1991 में राष्ट्रपति प्रणाली से संसदीय लोकतंत्र में वापसी के लिए जन समर्थन लिया गया था। पूर्व जन्म संग्रह में 84 से 98% तक समर्थन दर्ज किया गया, जिससे यह प्रक्रिया देश की राजनीतिक दिशा तय करने का अहम माध्यम रही है। देखिए संसदीय जो सुधार हुआ बेटा कैसे हुआ है देख लीजिए। अब प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्यकाल में सीमा। प्रधानमंत्री अधिकतम 10 वर्ष या 2 कार्यकाल तक ही पद पर रह सकते हैं। बांग्लादेश में ये नियम अब आ गया है कि प्रधानमंत्री अधिकतम 2 बार अर्थात 10 साल तक ही प्राइम मिनिस्टर रह सकेगा। प्रधानमंत्री एक ही समय पार्टी और सरकार नेतृत्व नहीं कर सकेंगे, या तो पार्टी के नेतृत्व करेंगे या सरकार के। जैसे अपने यहाँ क्या है कि जो पार्टी का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, जो प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकता है। लेकिन वहां पे अब ये नियम नहीं रहेगा। आपातकाल केवल प्रधानमंत्री एक तरफा आदेश पर लागू नहीं हो सकेगा, इसके लिए कैबिनेट और विपक्षी नेता की लिखित सहमति आवश्यक होगी। संसदीय सुधार, वर्तमान एक सदन जातीय संसद के बजाय 2 सदन वाली संसद का निर्माण होगा। एक निचला सदन और एक उच्च सदन जिसमें लगभग 100 सदस्य होंगे। विवादित अनुच्छेद 70 हटाया या कमजोर किया जाएगा ताकि संसद अपने दल की लाइन के लिए स्वतंत्र मतदान कर सके। लोकतंत्र व तानाशाही रोकथाम चार्टर का मुख्य मकसद होगा। ठीक है, यहां तक
हाँ अंकल क्या पढ़ा बोलिए बोलिए। क्या पढ़ा रहे हैं हम देख रहे हैं ना आपका। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये तो खालिदा जिया जो बेटा प्राइम मिनिस्टर हैं, देखो खालिदा जिया जो प्राइम मिनिस्टर थी, अभी तो नहीं है, तो उनके बारे में जो है थोड़ा सा समझना था कि सबसे पहले वो प्राइम मिनिस्टर कब बनी थी खालिदा जिया, पीएम कब बनी थी बेटा 1991 में। कब बनी थी? 1991 में। ठीक है। बांग्लादेश वोटर्स इंडोर्स जुलाई चार्टर रिफॉर्म इन रेफरेंडम। ठीक है। जो जुलाई चार्टर रेफरेंडम था, बांग्लादेश वोटर्स जो है इंडोर्स स्वीपिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी बेटा, उसके बारे में कह रहा है। तो देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन सेड ऑन फ्राइडे पिलर ऑफ मोहम्मद यूनुस पोस्ट अप्रेजिंग ट्रांजिशन एजेंडा। मोहम्मद यूनुस ही बेटा, देखिए एक खेल का जो राजनीतिक पहलू है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आदमी था मोहम्मद यूनुस। ठीक है। क्योंकि उसने जो है बांग्लादेश का ऐसा व्यक्ति है जिसको जो है नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। अकॉर्डिंग टू द कमीशन 60.2% वोटर्स बैक्ड द रिफॉर्म पैकेज, द लेंथी डॉक्यूमेंट नोन एज द जुलाई चार्टर आफ्टर मंथ व्हेन ही अप्रेजिंग दैट टॉप शेख हसीना बिगन प्रपोज टर्म लिमिट। ठीक। प्राइम मिनिस्टर, देखिए ये जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, ये भी पूरे तरीके से परिवारवाद में घुस गई। परिवार में है तो ये तारिक अहमद भी चूंकि प्राइम मिनिस्टर का ही बेटा है, लेकिन इनका जो रेफरेंडम था पूरी तरीके से परिवारवाद पर आधारित हो गया। इसलिए वहां की जो जनजी पीढ़ी थी, युवा पीढ़ी थी, पूरी तरीके से टूट पड़ी इन पे। ठीक है। जब टूट पड़ी तो इसलिए उनको थोड़ा सा दिक्कत हो गया। वुमेन माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन एट 2 डिकेड्स लॉ। ठीक है। अब देखिए आइए, हसीना प्रेजेंस इन इंडिया, क्योंकि शेख हसीना कहाँ है? इंडिया में है। गंगा ट्रेटी ऑन टॉप ऑफ एजेंडा फॉर न्यू बीएनपी गवर्नमेंट। सॉरी बेटा, तो बीएनपी गवर्नमेंट है जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, इस बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक अहमद वाली। ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो ये शेख हसीना ही है बेटा, ये है शेख हसीना। ठीक है। इंडिया शुड अर्जेंटली डील विद द इशू ऑफ डिपेंडेंट बांग्लादेश पीएम शेख हसीना। बेटा ऐसी 44 नदियां हैं, 54 नदियां हैं। सोचिए इतने मुल्क में, हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, उसकी 54 नदियां सीधे बांग्लादेश में प्रवाहित हो रही हैं। मतलब जो नदी, नहर, नाला जो सब मिला के कुल 54 नदियों का प्रवेश बांग्लादेश में हो रहा है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है बेटा। इसके कारण जो हम लोगों का जो पूरे इकोनॉमी है और बांग्लादेश की सारी इकोनॉमी है वो एक दूसरे से इंटरचेंज है। इसको समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। ट्रिकी रहमान जी, ठीक, तारिक रहमान जो है, तो उनसे ये शेख हसीना का कहना है कि जो हमारा एजेंडा होगा वो गंगा ट्रीटी होगा ऑन टॉप। चूंकि ठीक है, इसके पहले गंगा ट्रीटी किसके थी? गंगा ट्रीटी जो गंगा संधि थी वो भारत और बांग्लादेश के बीच होती थी। वही पे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना पूर्व प्राइम मिनिस्टर बोल रही है। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये देखिए, ये है वहां का पूरा सिस्टम ढाका का बेटा। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था ढाका वाला, वो ये है ना। इन ढाका न्यू डाउन एजेंडा ड्यूरिंग स्टॉर्म। ठीक है। तूफान। ये है बांग्लादेश बेटा, देखिए ये है बांग्लादेश और ये उसकी राजधानी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है बेटा। ठीक है। ये वहां पे रेफरेंडम दे रहा है। ठीक है। मोहम्मद फारूक इस्लाम, ठीक, बैरिस्टर है जो इसको लिखा हुआ है। ठीक है। वहां पे उन्होंने ये बताया हुआ है। ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि वहां का जो एजेंडा है बेटा वो किस पे आधारित है और क्यों ये चल रहा है। ठीक है। तो इस पे आपको गवर्नमेंट का जो अपॉइंटमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट है, वो पूरा इसमें समझा दिया गया है, बता दिया गया है। तो बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी इस पे आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। इसको अब आप देखिएगा, पूरे तरीके से समझ लीजिएगा एक बार। और ये जितने भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी उस पे क्वेश्चन बनेंगे तो आपको। तो अब देखिए इसके आगे जो हम लोग देख रहे हैं, तो अब देखिए इसका जो ये जन्म संग्रह हुआ। अब देखिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो कौन बनेगा? ये व्यक्ति है जो वहां बांग्लादेश में प्रधानमंत्री बनेंगे, तारिक रहमान बेटा। कौन है? तारिक रहमान है। मोदी ने रहमान से कहा आपके साथ काम करने को उत्सुक है हम। ठीक है। ये हमारे वाले तो सबके साथ उत्सुक ही रहते हैं, इनको बस उत्सुकता ही दिख रही है। हमारा वाला तो हर जगह उत्सुक रहता है, इसको हर जगह हमारे वाले को उत्सुकता से ही पड़ा है। खैर कोई नहीं। कूटनीति पहुंच बनाने में नई दिल्ली 12 फरवरी को बांग्लादेश के संसदीय चुनाव के नतीजे दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया अध्याय खोल दिया है। शुक्रवार को जैसे ही, अब देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये आदमी 17 साल देश से बाहर रहा था। इसको 17 साल 2008 से आदमी देश से बाहर है ये व्यक्ति। ठीक है। ये लंदन में प्रवास है, इसका स्थान लंदन, ये लंदन में रह रहा है। ठीक है। जिस आदमी को आप समझिए कि जिस आदमी को देश से 17 साल बाहर रहना पड़ा हो इतने साल, और वो आदमी आज देश का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, देश का पीएम। तारिक रहमान बेटा, तारिक रहमान की बात हो रही है। ठीक है। तो इसके बारे में जानने का एक अपनी अलग उत्सुकता है और आपको जानना भी चाहिए कि सोचिए एक आदमी के जीवन में कितना संघर्ष हो सकता है, वो भी इतने बड़े प्रधानमंत्री का ये लड़का है। खालिदा जिया का बेटा है बेटा, कोई आम आदमी नहीं है। तकरीबन 2 दशक फिर से सत्ता संभालने और पूर्व पीएम खालिदा जिया, देखिए जो खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री होंगे। भारत के बहुत ही तेजी से सकारात्मक साथ एक स्पष्ट संदेश दिया है कि ढाका की नई सरकार के साथ रिश्तों की गाड़ी को पटरी पर लाने में दिल्ली कोई देर नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इंटरनेट मीडिया के माध्यम से तारिक रहमान को बधाई दी
और इसे बांग्लादेश की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर विश्वास प्रतीक बताया। इसके तुरंत बाद उन्होंने टेलीफोन पर बातचीत कर व्यक्तिगत रूप से शुभकामनाएं दी। चुनाव परिणाम स्पष्ट होने के कुछ ही देर बाद एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, मैं तारिक रहमान को बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। यह जीत बांग्लादेश के लोगों का आपके नेतृत्व पर भरोसे को दर्शाती है। मैं आपके साथ मिलकर हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और साझा विकल्प लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं। देखिए बेटा, ये जो तारिक रहमान है ना, ये भी भारत के पक्ष में अभी तक का इसका कोई बहुत बड़ा विचारधारा नहीं आया है। ये भी पूरी तरीके से जो है, एक तरीके से इसका भी समर्थन पाकिस्तान के प्रति ही रहा है, लेकिन बोलना और करने में अंतर होता है। चूंकि विदेश नीति का मामला है तो विदेश नीति जो है बेटा करने पे आधारित है, बोलने पे आधारित नहीं। चूंकि वोट लेना होता है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ हम इनके खिलाफ हैं, हम इनके खिलाफ हैं, लेकिन चूंकि हमको वोट के अलावा हमको अपने रिश्ते बनाने हैं। रिश्ते में ये कि हमको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस के लिए दो देशों के बीच में आपसी सामंजस्य बहुत जरूरी है। इसके लिए जो है तारिक रहमान को जो है और प्राइम मिनिस्टर का पूरा फोकस इस पे, क्योंकि हमारा ज्यादातर व्यापार भी बांग्लादेश से अच्छा खासा व्यापार होता है, क्योंकि बांग्लादेश गरीब कंट्री में ही है अभी, ठीक है, विकासशील देशों में है। इसके कुछ देर बाद पीएम मोदी ने रहमान से टेलीफोन बात कर लिखा, तारिक रहमान बात कर बहुत खुशी हुई। मैं उन्हें बांग्लादेश चुनाव में उल्लेखनीय जीत के लिए बधाई दी। मैंने बांग्लादेश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनके प्रयासों अपनी शुभकामनाओं और समर्थन देता हूं, ठीक है, व्यक्त किया। दो निकट पड़ोसी देशों के रूप में मैंने दोनों देशों के लोगों की शांति, प्रगति, समृद्धि के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराया। पिछले वर्षों में नई दिल्ली और पूर्व पीएम शेख हसीना, देखिए ये भारत में रह रही है, जो पूर्व पीएम है शेख हसीना, ये भारत में प्रवासित है, के बीच घनिष्ठ संबंध रहे, लेकिन 2024 के छात्र आंदोलन के बाद उनकी सत्ता से विदाई और उसके बाद बनी मोहम्मद यूनुस की सरकार। 2024 में उनकी विदाई हो गई तो उनको कुर्सी से हटा दिया गया। फिर उसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बने थे बेटा? मोहम्मद यूनुस। इस बात को समझते चलिएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा। मोहम्मद यूनुस की सरकार के कुछ कदमों की वजह से द्विपक्षीय संबंधों में काफी तनाव आ चुका है। अंतरिम सरकार की तरफ से पाकिस्तान व चीन के साथ संबंधों की तरजीह देकर भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने का संकेत दिया गया है। सीमा प्रबंधन, व्यापार संतुलन और सुरक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर मतभेद खुलकर सामने आए। ऐसे प्रदेश में बीएनपी, ये देखिए बीएनपी पार्टी है बेटा, ये बीएनपी की वापसी को भारत, अब बीएनपी की सरकार आ गई है, भारत के अवसर के रूप में लिया है। दरअसल संकेत पहले ही मिल गए थे कि भारत अपनी कूटनीतिक दृष्टि का दायरा व्यापक कर रहा है। खालिदा जिया बीएनपी पार्टी की है, ये पहले पूर्व प्रमुख थी। अपना बेटा जो है तारिक रहमान आया है। उनके निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ढाका पहुंचकर यह बता दिया था कि भारत की प्राथमिकता बांग्लादेश की जनता और स्थिरता है, ना कि केवल कोई एक सत्ता केंद्र। देखिए स्थायित्व की मुहर लग चुकी है बेटा, अब चूंकि वहां पे स्थायी सरकार आ गई है, बांग्लादेश में अब स्थायी सरकार आ गई है। और चूंकि स्थायी सरकार आने का मेन मकसद जानते हैं क्या है? वहां पे जो बिजनेस डेकोरेंडम है वो हमारे लिए थोड़ा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि हमारे जो कच्चे माल है बांग्लादेश में काफी और आसान तरीके से और कम किफायती दामों में, चूंकि बॉर्डर शेयर करते हैं तो आसानी से पहुंच जाते हैं। बांग्लादेश में आम चुनाव बीएनपी के प्रचंड जीत के बाद वहां रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं, ठीक है, अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा चाक चौबंद होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीएनपी के प्रमुख, अब देखिए बीएनपी के प्रमुख होंगे कौन है? तारिक रहमान, जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। फोन कर पीएम नरेंद्र मोदी ने जीत की बधाई दी। साथ ही भारत और बांग्लादेश के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक रिश्तों की याद दिलाते हुए बांग्लादेश में शांति और प्रगति के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस चुनाव में शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा बीएनपी के प्रमुख चुनावी एजेंडे में शामिल रहा। वहीं तारिक रहमान ने डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति की तर्ज पर बांग्लादेश फर्स्ट की नीति अपनाने की बात कही। अंतरिम सरकार द्वारा पाबंदी लगाए जाने के कारण शेख हसीना की पार्टी, अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि शेख हसीना की पार्टी क्या नाम है? आवामी लीग। और जीता कौन है? बीएनपी ने। जीता कौन है? बीएनपी ने। और शेख हसीना की पार्टी का नाम क्या है? आवामी लीग। इस बार चुनाव मैदान में नहीं थी शेख हसीना की पार्टी, आवामी लीग जो है चुनाव मैदान में ही नहीं थी। इसके बावजूद मतदाताओं ने जमात जैसी कट्टर ताकतों के बजाय पहले भी स्थिर सरकार दे चुकी बीएनपी को ही चुना। बांग्लादेश के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएनपी का राजनीतिक इतिहास और विरासत समृद्ध रही है, जबकि जमात या एनसीपी के पास न तो ऐसा कोई सशक्त इतिहास है और न ही सरकार चलाने का पर्याप्त अनुभव। बीते 1.5 वर्ष से अधिक समय से राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा का सामना कर रहे लोगों ने स्थायित्व के लिए बीएनपी पर भरोसा जताया है। अब समझिए मेन मुद्दा जानते हैं क्या था? वहां पे जो युवा पीढ़ी थी, जेनजी जिसको बोलते हैं, जेनजी ने आंदोलन किया 2024 में, और आंदोलन करने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से बांग्लादेश की स्थिति को उलट पुलट के रख दिया। इसमें मेन समस्या यह है कि उन्होंने अपनी भी पार्टी बनाई, जो बच्चे थे वहां पे, जो स्टूडेंट्स, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, बुरी तरीके से पराजित हुए, बुरी तरीके से उनकी हार हुई, पूरे तरीके से एकदम विनाश हो गया उनका। चूंकि वो 8 सीटें जीते, 7 से 8 सीटें जीत पाए और 30 सीटों पे वो चुनाव लड़े थे, 30 सीटों पे चुनाव लड़े थे, 7-8 सीटों पे जीत मिली उनको, ठीक है। तो इतनी बुरी हार होने के बाद उन्होंने जो है अपने, और चूंकि खालिदा जिया जो ये है शेख हसीना है, उनकी पार्टी जो इस बार मैदान में नहीं थी, तो इसलिए जो है जीत थोड़ा आसान हो गई। नए युग की ओर बांग्लादेश, देखिए नए, ये है बेटा नए युग की ओर बांग्लादेश, ये है अपना बांग्लादेश, ठीक है, ये अपना बांग्लादेश है, अपना बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश के चुनाव परिणाम सत्ता परिवर्तन के साथ राजनीतिक संरचना व्यापक बदलाव के संकेत भी दे रहे हैं, ठीक है। बांग्लादेश का आम चुनाव उसके राजनीतिक इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ में से एक माना जाएगा। 2024 के छात्र आंदोलन, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़ने में मजबूर कर दिया और लंबे समय से प्रभावी रही उनकी पार्टी आवामी लीग, शेख हसीना की पार्टी का नाम क्या था? आवामी लीग, के प्रभुत्व का अंत किया के बाद यह पहला आम चुनाव था। इस चुनाव ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, देखिए बीएनपी,
बीएनपी कौन थी? बांग्लादेश नेशनल पार्टी। बीएनपी जो थी, जिसके तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, उनकी पार्टी का नाम था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बेटा, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को इस पर जनादेश दिया। पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने की संभावना के साथ बांग्लादेश एक नए राजनीतिक युग की ओर बढ़ रहा है, जो पीढ़ीगत परिवर्तन, वैचारिक पुनर्संतुलन और क्षेत्रीय कूटनीतिक समीकरणों को प्रभावित हो गया। चुनाव केवल अंतरिम सरकार को बदलने की प्रक्रिया नहीं था, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे थे। जब उस गहरे राजनीतिक संकट के बाद देश की दिशा तय करने का प्रयास था, जिसे 2024 में पूरे राज्य को झकझोर दिया। जुलाई 2024 का आंदोलन शुरुआत में सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति के जो पूरा मैटर उठा था बेटा 2024 वाला, जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, उस समय सारा मुद्दा उस पर आधारित था, आरक्षण पे। उनका कहना था कि जो नौकरी दी जा रही है वो शेख हसीना अपने भाई भतीजावाद, चाचा दादा और घर परिवार के लोगों को दे रही है। तो उसमें जो है मेन मैटर नौकरियों में आरक्षण नीति विरोध से शुरू हुआ था, पर जल्द ही यह व्यापक असंतोष का रूप ले बैठा। सैकड़ों लोगों की मौत ने सरकार की वैधता गंभीर रूप से प्रभावित किया। अंततः सत्ता परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया गया। अंतरिम सरकार ने लोकतंत्रात्मक पुनर्स्थापना और संस्था के सुधारों का वादा किया और इसी क्रम में 13वां संसदीय चुनाव और संवैधानिक सुधारों पर जनमत संग्रह आयोजित किया गया। इसका परिणाम न केवल सत्ता परिवर्तन बल्कि राजनीतिक संरचना में व्यापक बदलाव का संकेत भी है। देखिए बेटा, किसी भी देश में आरक्षण वाला जो मुद्दा होता है ना, वो थोड़ा सा जटिल हो जाता है, ठीक है। और एक तरीके से इस व्यवस्था को उन्होंने जो है रहमान ने, जो ये है तारिक रहमान, उन्होंने उसको अच्छे से समझा और समझने के बाद उन्होंने चुनाव को अपने पक्ष में भावनात्मक रूप से मोड़ने की प्रक्रिया को समझा। यही बात जो है जो शेख हसीना थी वो नहीं समझ पाई और उनको जो है एक वक्त के बाद ऐसा हालत हुआ कि उनको देश छोड़ना पड़ गया। इस चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता आवामी लीग। देखिए, आवामी लीग जो है शेख हसीना वाली, ये भाग ही नहीं ली, अनुपस्थित रही। देखिए लिखा है अनुपस्थित रही। विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित अपराधी के आधार पर उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया गया, लेकिन उसकी अनुपस्थिति ने दशकों से चली आ रही द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दिया और चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल भी खड़े किए। 1990 के बाद से बांग्लादेश की राजनीतिक आवामी लीग और बीएनपी के बीच घूमती रही। बीएनपी की जीत उसके लिए पुनर्स्थान और परीक्षा दोनों है। वर्षों तक विपक्ष में रहने और आंतरिक चुनाव से जूझने के बाद पार्टी ने नई ऊर्जा के साथ वापसी की है। तारिक रहमान का नेतृत्व एक पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक है। यह परिवर्तन केवल अंतरिम प्रशासन सत्ता हस्तांतरण नहीं है, बल्कि उनकी मां एवं पूर्व पीएम खालिदा जिया, तारिक रहमान की जो मां थी खालिदा जिया, और शेख हसीना के युग के आगे बढ़ने का संकेत। हालांकि बांग्लादेश में सोचिए कि एक समय ऐसा था जो पूरी दुनिया में सबसे तेज विकासशील देश बांग्लादेश था। सोचिए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विकास करने वाला देश बांग्लादेश था। आज उसकी हालत ये हो गई कि उसको पूरी तरीके से बर्बाद करके, चौबंद करके पूरा एकदम नष्ट कर दिया गया, ठीक है। इसलिए समझने वाली बात यह है कि किसी भी व्यवस्था को परिवर्तित करने का आधार इतना फास्ट नहीं होना चाहिए और कोई भी व्यवस्था सिर्फ युवा पे आधारित हो जाए ऐसा भी संभव नहीं है, ठीक है। इसको समझने वाली बात है। वंशवादी राजनीति का प्रभाव बना हुआ, फिर भी रहमान ने अपने चुनाव अभियान में अपेक्षाकृत संयमित और व्यवहारिक रुख अपनाया। उन्होंने कानून व्यवस्था, आर्थिक सुधार, युवाओं के लिए रोजगार पर जोर दिया। भारत के प्रति उनका रुख नरम रहा। देखिए लिखा है भारत के प्रति उनका रुख नरम रहा। चूंकि ये भारतीय मीडिया है, इंडियन मीडिया है, उसने ये लिखा हुआ है, बट ऐसा है नहीं बेटा, ऐसा है नहीं, ठीक है ना। अपनी लिखा है कि नरम रहा, जो भविष्य की कूटनीतिक संभावनाओं का संकेत देता है। अपनी मां के निधन के कारण विजय उत्सव स्थगित करने का उनका निर्णय राजनीतिक परिपक्वता का संदेश देता है। चुनाव तय करने महत्वपूर्ण पहलू जमाते इस्लामी का उभार है। एक नई पार्टी आई बेटा, जमाते इस्लामी, जो बच्चों ने बनाई थी। जमाते इस्लामी जो बच्चों ने बनाई थी, इस कट्टरपंथी पार्टी बेटा, ये कट्टरपंथी है, धार्मिक रूप से उन्माद फैलाती है। जैसे अपना एक पार्टी है कट्टरपंथी पार्टी, वैसे वहां भी है, बट अपने यहाँ वाला सत्ता पा गया, वहां वाला सत्ता नहीं पाया है, ठीक है। जमात इस्लामी का उभार व मुख्य विपक्षी शक्ति के रूप में उभरी है। उसका प्रदर्शन यह दर्शाता है कि बांग्लादेश की राजनीति में राजनीतिक इस्लाम की उपस्थिति अब भी प्रभावशाली है। हालांकि वह सत्ता में नहीं पहुंची, लेकिन उसकी सीटों में वृद्धि मात्र रखती है। उसका उभार देश के पंथ निरपेक्ष तबकों और पड़ोसी देशों में चिंता का विषय रहेगा। 2024 के आंदोलन से उभरी छात्रों की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी, जो छात्रों की पार्टी थी बेटा, वो नेशनल सिटीजन पार्टी है। छात्रों वाली पार्टी का नाम क्या है? नेशनल सिटीजन पार्टी। जो छात्रों ने, स्टूडेंटों ने बनाई थी, उस पार्टी का नाम है बेटा, उस पार्टी का नाम क्या है? नेशनल सिटीजन पार्टी। उपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकी, मतलब वो बहुत बुरे तरीके से हारी है बेटा, ठीक है। क्रांतिकारी ऊर्जा को संगठित राजनीतिक शक्ति में बदलना आसान नहीं होता है। उसके साथ हुआ जमात इस्लामी के साथ उसका गठबंधन उसके समर्थकों के बीच असमंजस के कारण बना। यह अनुभव दर्शाता है कि जन आंदोलन से निकली ताकतों को संस्थागत राजनीति में टिके रहने के लिए मजबूत संगठन और संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस चुनाव ने सामाजिक चुनौतियों को भी उजागर किया। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सीमित रही। देखिए इस चुनाव में जो है ना, महिलाओं ने भागीदारी ली ही नहीं एक्चुअली में, क्योंकि मुस्लिम कंट्री था, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है और वहां पे पर्दा प्रथा इतना हाई लेवल पे है कि उसके लिए थोड़ा सा ना महिलाओं के लिए थोड़ा वो दिक्कत करते हैं, ठीक है। महिलाओं के प्रति उनका जो है सोच उतना बेटर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है महिलाओं को उन्होंने उतना स्पष्टता नहीं दी। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, निर्यात, विशेषकर परिधान उद्योग, क्योंकि देखिए सब दुनिया में सबसे ज्यादा बेटा, दुनिया में सबसे ज्यादा जूट कहाँ पे होता है? बांग्लादेश में होता है। तो इसलिए जूट से क्या बनता है? परिधान, कपड़े, ठीक है। इसलिए जो है परिधान उद्योग पर निर्भर है। राजनीतिक अस्थिरता निवेशकों के विश्वास को प्रभावित किया। जुलाई राष्ट्रीय चार्टर के तहत प्रस्तावित संवैधानिक सुधार यह तय करेंगे कि कार्यपालिका की शक्ति सीमित होगी, यानी भारत के लिए बांग्लादेश केवल पड़ोसी नहीं, रणनीतिक साझेदार है। करीब 4000 किलोमीटर लंबी सीमा
पूर्वोत्तर भारत के संपर्क मार्ग और सुरक्षा, भारत से उसकी जो है सीमा कितनी है, 4000 किलोमीटर के लगभग में है, 4096 के करीब में है। 4000 किलोमीटर लंबी साझा सीमा पूर्वोत्तर भारत के संपर्क मार्ग और सुरक्षा सहयोग जैसे मुद्दे दोनों देशों को तोड़ने। प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान को बधाई देकर यह संकेत दिया है कि भारत व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएगा। हालांकि शेख हसीना की भारत में मौजूदगी कूटनीतिक जटिलता पैदा कर सकती है। चीन भी इस बदलाव पर नजर रखेगा क्योंकि इसके निवेश और सामरिक हित जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से हालिया संपर्क भी क्षेत्रीय समीकरणों में नया तत्व जोड़ता है। हालांकि ऐतिहासिक संदर्भ गहरे रणनीतिक बदलाव की संभावना को सीमित करता है। चुनाव नतीजे यह भी दिखाते हैं कि बांग्लादेश वैचारिक ध्रुवीकरण से थक चुका है और स्थिरता आर्थिक प्रगति चाहता है। ठीक है, पूरी तरीके से बेटा बांग्लादेश भी टूट चुका था। उसको ये लगता था कि अगर हमारे यहाँ स्थायी सरकार नहीं आएगी तो हमारी अर्थव्यवस्था तो लड़खड़ा ही चुकी है, हम भी खुद भी लड़खड़ा जाएंगे। पूरी तरीके से जो है पूरी विदेश नीति उसकी पाकिस्तान से बांग्लादेश का क्या संबंध हो सकता है, उसी ने उसको दो टुकड़े में बांटा हुआ है। वो देश उसका साथ कभी दे सकता है, कभी नहीं दे सकता है। इसलिए यह समझना जरूरी था बांग्लादेश के लिए कि हम जो अपनी व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे तो व्यवस्था एक ही आधार पर परिवर्तित हो सकती थी कि हमारा जो पड़ोसी देश होगा जिससे हमारा संतुलन बैठेगा उसके प्रति हमारी जो है प्रतिबद्धता जरूरी है, विदेश नीति जरूरी है, विदेश की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। पड़ोसी मुल्क है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है बेटा। एक में जो मेन मसला है घनिष्ठ संबंध तभी बनेंगे जब पड़ोसी, घनिष्ठ संबंध कब बनेंगे जब पड़ोसी मुल्क से हमारा संबंध अच्छे रहेंगे, तो उसके साथ साथ हमारा व्यापार भी अपने हिसाब से हो पाएगा। व्यापार अपने हिसाब से करने के लिए उसी हिसाब से संबंध भी रखने होंगे। इसको आप जानिए, ये बीपीएससी, यूपी, पीसीएस और यूपीएससी के लिए ये जो है बेटा एक पूरा, इससे कहीं क्वेश्चन उठाएगा तो आपको समझ में आएगा। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो करेंट करें, इसको करेंट रूप से देख लें और थोड़ा सा अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक इसको पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।